अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त पाकिस्तान को और ख़ुसूसन पंजाब को अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। चीखता चिंगाड़ता हुआ पानी पंजाब के खेतों खलियानों में तबाही और बर्बादी मचाते हुए अब सिंध का रुख कर रहा है। और एक बड़ी बहस मौजूद है कि पाकिस्तान के सिविलियन इदारों की, बल्दियाती इदारों की कैपेसिटी, काबिलियत इतनी है कि वो इतनी बड़ी तबाही का मुकाबला कर सकें। ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को किस किस्म का चैलेंज दरपेश होगा। और गुज़श्ता जो 3 सैलाब आए पाकिस्तान में, उसमें करोड़ों डॉलर्स की इमदाद जो पाकिस्तान को मिली, जिस पैसे को खर्च करना था पाकिस्तान के दरियाई निज़ाम को, नहरी निज़ाम को, पाकिस्तान के वाटर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बंद और पुश्ते तामीर करने के लिए, बैराजेस बनाने के लिए, क्या वो पैसा उन इक़दामात के ऊपर लगा? क्या ऐसे इक़दामात उठाए गए कि जिससे ऐसे किसी भी कुदरती आफत के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नताइज हैं, उनको मिटिगेट किया जा सके, कम किया जा सके? ये एक बहस है जो छिड़ चुकी है। और साथ ही इस वक्त बात हो रही है कि पाकिस्तान को वाटर रिजर्वायर्स यानी कि डैम बनाने चाहिए थे जो तारीख़ में नहीं बने। और ये तनकीद अक्सर व बेशतर की जाती है कि जो पाकिस्तान में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना, डैम्स बने, वो फ़ौजी आमरों के दौर में बने। आखिर सियासतदान इस अहम तरीन मसले पर सरफ नज़र क्यों करते आए हैं? क्यों एक कंसेंसस क्रिएट नहीं हो पाता? सिंध ओके करता है तो मुखालिफत खैबर पख्तूनख्वा से आती है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगर इत्तफाक राय पैदा हो जाए तो फिर सिंध मुखालिफत करता है। आखिर इतना शक क्यों है सूबों को? और पानी के अहम तरीन मसले पर क्या वाकई सियासत होती है? क्या वाकई बड़े डैम्स नहीं छोटे डैम सोलूशन है? और अगर छोटे डैम्स ही तमाम सियासी जमातें समझती हैं कि वो सोलूशन है, तो फिर इनकी राह में रकावट कौन है? अली अमीन गंडापुर के बयान ने एक मरतबा फिर ये बहस छेड़ दी है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा कि कालाबाग डैम का मसला एक बहुत ही बड़ी शिद्दत जो है वो इख्तियार कर गया था, लेकिन भरपूर ताकत के बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो भी इस डैम को बनाने में नाकाम रहे। अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं कालाबाग डैम के हवाले से, देखिए। तो उसके ऊपर जो ब्रीफिंग दी गई वहाँ पर 1.5 घंटे की पूरे पाकिस्तान के ऊपर कि पोटेंशियल कहाँ पे है, कहाँ काम शुरू है, किनको करना है, किस तरह करना है, तो उसमें कालाबाग डैम का नाम ही नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म साहब ने उसमें एक बात की, उन्होंने कहा कि जी सियासत नहीं रियासत होनी चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा कि जी आपने कहा तो अच्छी बात है, रियासत ही होनी चाहिए पहले प्रायोरिटी पे, लेकिन ये आपकी प्रेजेंटेशन ने शो किया है कि यहाँ पर रियासत नहीं सियासत की बात हो रही है। ये एक जो आपकी रीढ़ की हड्डी है आपके मुल्क की, ठीक है, उसमें तफुजात होंगे, होने भी चाहिए, हर एक के तफुजात रखना उसका हक है, ऊपर सबको बिठाएं, तफुजात को दूर करें, तफुजात को दूर करके एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आपके मुल्क की इतनी जरूरत है, रीढ़ की हड्डी है, उसको बिल्कुल डिस्कस ही ना करना सियासत के चक्कर में, ये ज्यादती होगी। एक तरफ तर्जुमान पंजाब हुकूमत वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब अज़मा बुखारी साहिबा वेलकम कर रही हैं, खुशाइन करार दे रही हैं अली अमीन गंडापुर के इस बयान को। दूसरी तरफ उनकी अपनी सियासी जमात में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अलहदगी इख्तियार की जा रही है कि ये ज़ाती बयान है, ज़ाती ख्वाहिश है अली अमीन गंडापुर की। असद कैसर साहब ने इस हवाले से लबकुशाई की। नहीं, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि अली अमीन साहब का वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। अली अमीन खान के अपने इलाके में CRBC एक प्रोजेक्ट है, उससे जो है ना वहाँ के लोगों की जो पानी की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी और डैम को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूर छेड़ना मुनासिब नहीं है। सिंध से अभी तक इसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन बहुत सारी जमातें अब इस पर रिएक्ट करना शुरू हो चुकी हैं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने एक बहुत ही सख्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम तो मुशर्रफ जैसे आमरों से भी ना बन सका, जो मुक्का लहरा कर कहते थे मैं हूँ तो पाकिस्तान है वरना कुछ नहीं। ऐसे बयानात हमेशा अवाम की तवज्जो असल मसाइल और अपनी लूट मार से हटाने के लिए दिए जाते हैं। हकीकत यह है कि कालाबाग को कौम ने एक बार दफन कर दिया, अब किसी के बाप की मजाल नहीं कि इस मुर्दे को दोबारा जिंदा करे। हाथ लगाना तो दूर की बात है। पाकिस्तान तो छोड़ें, दुनिया भर के आबी माहिरीन ये बात मानते हैं कि डैम सैलाब रोकने का हल नहीं होते, और अगर कोई अब भी जिद में है तो भाषा डैम बना ले। भाषा की उम्र कालाबाग से दोगुनी है, बिजली 3 गुना ज़्यादा पैदा करता है और ज़िंदगी भी कालाबाग डैम से 2 गुना लंबी है। असल बात यह है कि इनकी आदत है कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए ऐसे मदफून मुर्दे उखाड़ती है। कालाबाग डैम को जिंदा करने के ख्वाब तो अली अमीन की 7 पुश्तों के बस की बात नहीं है।
इस मामले पर भी बात करेंगे। साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के खिलाफ सफरा होते हुए नजर आ रही है। और फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी दरख्वास्त की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जो कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं उन्होंने वो वापस लें, दोबारा से ऐवान का हिस्सा बने, जबकि तहरीक इंसाफ बायकॉट की पॉलिसी जारी रखे हुए है। तमाम मामले पर बात करेंगे। आगाज़ में जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं सायरा बानो साहिबा, रहनुमा GDA, साथ ही कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार साले जाफ़िर साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो ज़रा सिंध चलते हैं और ये कालाबाग डैम का जो मामला है, सैलाबी सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। मंदोखेल साहब, कालाबाग डैम एक मरतबा फिर उसके ऊपर बात होना शुरू हो चुकी है, अगरचे सैलाब जो है वो दरियाए सिंध में नहीं आया इस मरतबा। जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस वाटर सिस्टम की, वहाँ से सैलाब है जो इस वक्त सिंध का रुख कर रहा है। एक तो कालाबाग डैम पर जो बयान आया, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है ये बताएं। दूसरा, किस किस्म की तैयारी है सिंध में इस मरतबा सैलाब की रोकथाम या उसके जो तबाही है उसको कम तर करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया इसका नकवी साहब। यकीनन सैलाब ने जो तबाही मचाई है और आज मुल्तान में भी दाखिल हो गए और आगे जाके सिंध की तरफ आएंगे। जितना सिंध हुकूमत से हो सके वज़ीर आला ने बाकायदा वज़रा की ड्यूटी लगाई है, पिछले एक हफ्ते से वो फील्ड पे मौजूद है। और एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ सिंध में हमारे पास कोई चारा नहीं है। जैसा पंजाब में जैसा सैलाब में ये दरिया भर गए तो उनने जगह जगह कट लगाए, कट लगा सकते हैं, मगर सिंध में वो कट की भी गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह ये कि दरिया जो ना वो ज़मीन के लेवल से मेरे हिसाब से कम 25 से 30 फुट जो ना वो ऊंचा है। वहाँ अगर कट लग जाए या खुदा न खास्ता बंद टूट जाए तो ये पानी वापस दरिया में नहीं जाएगा। जिस तरह पंजाब में अगर कट लगा ली तो घूम फिर के उसने वापस दरिया में जाना है। तो बड़ा अल्लाह खैर करे, तैयारी तो पूरी है अपनी तरफ से। दूसरी बात ये कि ये जो अकल के अंधे और मुखबर ख़ास जो है अपना अली अमीन गंडापुर, इनको इस मौके पे कालाबाग डैम नज़र आया और इन अक्लमंद से ये पूछो कि सैलाब तो मकबूजा कश्मीर से है, रावी सतलज चनाब उस तरफ आया, कालाबाग डैम इधर दरिया सिंध में। तो आप कालाबाग डैम बनाने की जो आप बात करें, पता नहीं किसको खुश करने के लिए और अपनी जो इक़्तिदार है उसको तूल देने के लिए। आपके लीडर इमरान खान साहब ने 300 डैम का जो वादा किया था, वो डैम तो दूर की बात है, उसका नक्शा भी बनाया कि नहीं बनाया? अगर बनाया तो कम से कम वो कागज़ पे स्केच ही दिखा दे आवाम को कि हमने नक्शा बनाया। और साथ साथ मैं करूँ कि खुद पुख्तनख्वा असम्बली की तौहीन है, वहाँ से करारदाद पास हो चुकी है कालाबाग डैम के खिलाफ, सिंध से पास हो चुकी है, बलूचिस्तान से पास हो चुकी है। तो ये खुद अपने सूबे का जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव है उसी की तौहीन कर रहे हैं, वहाँ से करारदाद पास हो चुका है। और जैसा आपने बताया कि असद के साहब ने भी उनकी मुखालफत कर ली है, इनकी पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ गंडापुर की कोई बात जो है ना वो पार्टी पॉलिसी होती ही नहीं है। वो किसका आदमी है पूरा पाकिस्तान को पता है, PTI को नहीं पता, आंखें बंद की है तो अलग बात है। लेकिन ये कि इस मरतबा फिर वो किसी को खुश करने के लिए, जिस तरह उसने 5 अगस्त को जो ना वो 9 दिन का जो टाइम लिया था वो किसके लिए, आज कालाबाग डैम, उसको पता है कालाबाग डैम से कौन खुश होता है। सवाल ये कि कालाबाग डैम अगर बनेगा तो पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत में नहीं मानेगी। इस तो फिर करना क्या है मंदोखेल साहब, करना क्या है? नहरें आप रजिस्ट करते हैं, डैम आप रजिस्ट करते हैं, बंद आप नहीं तोड़ सकते, पानी वापस दरिया में नहीं जाएगा क्योंकि ज़मीन जो है उससे 25 फुट या 20 फुट आप बता रहे हैं दरिया बुलंद है। और फिर पानी जब इंडिया रोक लेगा इन डैम्स में, सलाल डैम में, बागलियार 1, बागलियार 2, किशन गंगा, उसके बाद आपके सामने है कि पोंग डैम है उनके पास, भाखरा डैम है, रंजीत सागर है, फिर शाहपुर कांडी है, इतने डैम्स इंडिया ने बनाए हुए हैं। वो अब सर्दियाँ आएंगी, वो पानी रोक लेगा, फिर हम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। फिर करना क्या है पानी का? देखिए, आप मुझे एक बात बता दो, ये जो अकल के अंधे जो रावी को रूडा बना के करोड़ों अरबों रुपए में बेचा है, वहां ये तय हुआ था कि कंक्रीट की 20 फुट दीवार बांधी जाएगी। क्या बनाया उन्होंने? वहां पे कौन कौन मुलवस थे? PTI की हुकूमत ने यह मनसूबा शुरू किया है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उसको कंटिन्यू किया है। ये तो राना सलमान ने खुद माना अपनी बात पे। सवाल ये, अगर आपने डैम बनाना है तो बनाओ 200 डैम, 2 लाख डैम बनाओ पंजाब में, किसने रोका है आपको? और आपको मतलब मैं और आप एक्सपर्ट नहीं है डैम के, और वो डैम का जो ड्रामाबाज था वो किधर चला गया? मैं इसके कोर्ट में बैठा हुआ था, कई बार उसको तो जूते मारते हुए लाया, उसको डैम के ऊपर बिठाया जाए।
जो ये ड्रामाबाजी कर रहा था मुख्तलिफ अदालतों में, चाहे कराची हो या सुप्रीम कोर्ट में उसके केस में अपेयर हुआ हो कई मरतबा, उसको घूम फिर के वो सिर्फ डैम की ठेकेदारी करे, आज अरबों रुपए हड़प करके भागा है पाकिस्तान से। सवाल ये कि ये पंजाब की हुकूमत हो या पख्तूनख्वा की हुकूमत सही, हो, ठीक या है मंदोखेल साहब, मैं आपके हुकूमत पास है, वापस इससे आता हूं। पंजाब में एक डैम क्यों नहीं बनाया? मंदोखेल साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। आपकी जमात मैं आपके पास आता हूं वापस। मुझे सायरा बानो साहब, आपने कहा कि सिंध कुछ नहीं करने दे रहे, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं, आप हर मर्तबा हमारी कमर पे क्यों ज़रब लगा रहे हो कि अगर कैनाल भी निकालना है तो ये थोड़े से पानी से, अगर डैम भी बनाना है तो थोड़े से पानी से जाओ ना, पंजाब में बनाओ 2000 डैम, किसने मना किया आपको? सही, मैं आपके पास वापस आता हूँ। आप ज़ाहिर है कि जिस नून लीग पर तनकीद करते हैं उनकी हुकूमत आपके वोटों पर कायम है। आप तनकीद करते हैं अगर साकिब निसार पे, तो साकिब निसार के खिलाफ आप हुकूमत हैं। आप इतने बेबस नज़र आएंगे तो फिर और किससे बात करेंगे? आपकी बेबसी ही देखकर हम हैरान हो जाते हैं। सायरा बानो साहिबा, ये बताइए कि सिंध को क्या फ़ंड्स की कमी थी, फ़ंड्स की कमी रही, या क्या सबब है? कुछ ऐसा आपने होते देखा ऑन ग्राउंड? ये जो करोड़ों डॉलर्स 3 सैलाब जिनका मैंने तस्करा किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2010 से ऑनवर्ड जितना भी पैसा आया, क्या आपने सिंध के नहरी निज़ाम को, दरियाई निज़ाम को, वहाँ के बैराजेस को, वहाँ के पुलों को, वहाँ के बंद और पुश्तों को बेहतर होते देखा, या गुज़श्ता 15 साल में इसमें अबतरी आई है? अस्सलाम वालेकुम। पहले जो गुफ्तगू चल रही थी उसके लिए मुझे 1 मिनट दे दीजिए आप। जी। आप माशाल्लाह काफी, वो कहते हैं ना कि सीनियर एंकर, आपका प्रोग्राम देखा भी जाता है। ये तो हमें जो हुकूमत का काम करने का है वो हुकूमत वो काम करती नहीं और शोशे छोड़ती है। जो पिछला 1 हफ्ता गुजरा वो उसमें सूबों के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। 12 सूबे बने, 12 सूबे, 12 असेंबली, 12 सीएम और मामलात चलाने के लिए पैसे हैं। वो कहते ना कि कर्ज की पीते थे मैं आप कर्ज की लेकर पीते, और फिर कहते हैं कि हमारी जो फाका कशी है वो रंग लाएगी एक दिन। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब, मंदोखेल साहब ने बहुत सही कहा कि वो किसके बंदे हैं। ये उन्हीं के बंदे हैं जिसके लिए ब्रूट मेजॉरिटी के लिए रातों को जागते रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा कि ये आपने बयान चलाया रीढ़ की हड्डी, भाई पहले अपनी हड्डी तो कायम कर लें। दूसरा, आपने पंजाब के जो सैलाब आता है वो तो रावी, ब्यास और सुतरज से आता है, और वो मैदानी दरिया है। अब वही बात है कि खुद तो वो कहते हैं कि पंजाब की, मैं तंज नहीं कर रही, मैं वैसे मैं बता रही हूँ कि वजीर आला साहबा चले ठीक है वो दौरा करके आई, अभी मुल्क को इन हालात में छोड़कर सीएम साहब वहां पर गए हुए हैं, वरना तो दूसरे मुल्कों में हुक्मरान हैं वो वापिस आ जाते हैं। इसहाक डार साहब भी जा सकते थे। तो अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये शोशा छोड़ दिया जाए कालाबाग डैम का। कालाबाग डैम मुशर्रफ साहब से पहले जब ये तमाम वो थी, देखें जो नहरें हैं, ये डैम है, वो आपके मेरे या अवाम के लिए नहीं बन रही। उससे पहले भी दिमाग में मंसूबा था चौलिस्तान को आबाद करने का। अभी जो नहरों के लिए, और जो यहाँ पर एक वो कहते हैं ना कि तूफान बदतमीजी ट्विटर पे बरपा है सिंध और सिंध के लोगों के खिलाफ, वो जो नहरें हैं वो नहरें यहाँ हमारी आबाद जमीनों को बंजर करने का मंसूबा है कि दूसरे ममालिक के लिए जो हम लोग पैसे लेके खा भी चुके हैं उनके लिए घास फूस उगानी है। कालाबाग डैम का इसका वो नहीं है। सारी बातें छोड़े, मैं कहती हूँ बनाना है, पैसे हैं, पैसे कहीं इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही। आपकी तस्वीरें आ रही हैं मुस्कुराते, गले मिलते, मुसाफा करते हुए, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। वो कोई तो पैसे भी तो, आना था, वो पैसों का तो कहा जा रहा है। हालात तो सायरा बानो साहिबा, पैसों का कहा जा रहा है कि सूबे जो है वो अपना शेयर एनएफसी में सरेंडर कर दें, एक इमरजेंसी फंड कायम हो। है नहीं वो, उसके लिए कोई कुछ चंद अरब नहीं चाहिए, वो उसके लिए खरबों रुपए चाहिए डैम्स बनाने के लिए। और दूसरा देखें, तब आपने मुझे वो कहते ना कि जो फिक्र आ रहा था आपने उससे भी वो बुला दिया मुझे। तो ये सारी चीजें, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छी भली बात वो कर रही थी, आपने बीच में मुझे क्यों टोका? तो ये तमाम चीजें वो हैं, पहले आप अपने याद आएगा, मगर बन चुकी हूँ। नहीं अभी देखें साले जाफिर साहब, ऐसा साले जाफिर साहब मेरे पास स्टूडियो में हैं, वो अभी ऐसा तबसरा करेंगे, आपको नए नए जुमले जो हैं वो आपके जहन में आएंगे। नहीं तो दूसरा, आपने सिंध पे बात की, देखिए 1950 से हमारे इस वतन अजीज में 29 सैलाब आ चुके हैं, 2.5 साल बाद एक सैलाब आता है, लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। 2022 का जो सैलाब था वहां पर हम 14 अगस्त की जश्न, वो कहते हैं ना कि खुशियां मना रहे थे, और यहाँ सखर बैराज में यहाँ पर लाशें तैर रही थी। तो वो कहते हैं कि हमारी सिंध सरकार की भी कोताही है कि वो हम बात तो करते हैं
हर दफा एक ब्रीफिंग होती है, एक वो शैंक डैम है उसके ऊपर हम लोग खड़े हो जाते हैं और फिर बताते हैं कि हम इसको मजबूत कर रहे हैं और फिर ये यहाँ से ये करना है वो करना है। लेकिन मैं कहती हूँ कि तमाम इसमें सियासत नहीं करनी और अब मिलके सारा ये कर ले। बाकी वो कहते हैं ना कि इधर हम सैलाब की बात कर रहे हैं, उधर से नया शोशा पिछले हफ्ते सूबे और अभी कालाबाग डैम। अब मैं सोच रही हूँ कि तीसरा शोशा क्या अगले हफ्ते के लिए रखा होगा कि थोड़ा आवाम इन्हीं चीजों में वो रहे और जो काम हुकूमत तीसरा के करने शोशा, के हैं। तीसरा शोशा जो है, तीसरा शोशा अभी मेरे शो में ही आने अच्छा। वाला है। मैं मैं ये जो बताती सेकंड हूँ। सेगमेंट, अच्छा, ये जो इसमें सेकंड सेगमेंट सबसे स्टार्ट एक होगा मिनट। ना, उसमें तीसरा शोशा आ जाएगा। नहीं, सिर्फ एक सेकंड। वो क्या है, सिर्फ एक 27वीं सेकंड। तरमीम? अभी आते हैं, आपके पास आते हैं जी। ईसा नकवी साहब, जी 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 मैं इसमें वो कहती हूँ कि देखिए हम लोग अभी सब कह रहे हैं कि ये अभी जारहियत है, जो उनकी दूसरी जारहियत थी उसका तो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी वो कहते हैं ना कि एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ये तो सिविलियन गवर्नमेंट का काम था ना, ये से क्या इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो सिंध तास मुआहदा जो हम चीख रहे थे कि सिंध तास मुआहदे पे बात की जाए, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ अभी आपने कहा भारत पानी छोड़ देता है, भारत पानी रोक लेता है। वो रोकेगा तो हम उनकी सांसें रोक लेंगे, लेकिन वो छोड़ेगा तो फिर हमने क्या करना है ये नहीं बताया बाबा जी ने। तो ये इसमें अपनी सिविल और अपनी जो सियासी क़यादत है थोड़ा उसका भी काम है कि ये डैम्स बनाना या उनसे जो भी बातचीत है वो इनका काम है। ज़ाहिर भर महाज पे फौज को तो आप आगे नहीं कर सकते। सही। मैं आपके पास आता हूँ वापस। साले जाफिर साहब, कई दिहाइयाँ हुई आपने पार्लियामेंट को कवर किया, ये डैम्स का मामला आता रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जिस शद्दोमद से आया था और लगता था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार को जो पहला जो झटका लगा था वो इसमें नाकामी थी कि वो ये प्रोजेक्ट जिसको उन्होंने अनाउंस कर दिया था, बनवाना चाहते थे, नहीं बनवा पाए। अब दोबारा से ये मामला उठा है। अभी तो पार्लियामेंट में 2/3 अचीव कर चुका है रूलिंग कोalition। अगर कोई विल मौजूद होगी तो फिर तो कोई रुकावट नहीं है, या है कोई रुकावट? गुजारिश ये है जी कि कालाबाग डैम की जो तारीख आप बयान कर रहे हैं ये परवेज़ मुशर्रफ से शुरू नहीं होती। जी जी, मैं कह कि उस पर सबसे सीरियस अटेम्प्ट जब मैं इस बहुत संजीदा जो कार्रवाइयाँ हुई वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुई, और जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो जिस तरह के दूसरे फ़ौजी हुक्मरान हुए हैं हमारे मुल्क की तारीख़ में, उनकी भी एक सोच थी कि मेरे पास लामतनाही वक्त है, अभी के 10 साल में नहीं बने, अगले 10 साल में हम बना लेंगे। तो लेकिन ये तो अल्लाह ताला को मालूम होता है कि किसने कितना अर्सा रहना है। वरना उन्होंने जब बहुत संजीदा क्वेश्चन शुरू की तो सबसे बड़ी और जो पहली रुकावट आई वो उनके अपने ही वहाँ के जनरल थे, जनरल फजल हक, वो गवर्नर थे उस वक्त, सूबा सरहद कहा जाता था, सूबा सरहद के। तो उन्होंने इसकी सबसे बड़ी मुखालफत शुरू की और उन्हीं दिनों में वली खान भी इसकी मुखालफत कर रहे थे। तो वो उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड किया एक दूसरे से, और उन्होंने ये फैसला किया कि हम कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम क्यों नहीं बनने देंगे, ये एक अजीब सवाल है कि इसको उन्होंने सूबों की सियासत, इलाकाई सियासत, ज़ुबान की सियासत उसकी नज़र कर दी है। जब पाकिस्तान बना था तो किसी शख्स को ये एहसास नहीं होता था कि कायद आज़म का मसलक क्या है, किसी को नहीं पता था कि लियाकत अली खान जो है उनकी सोच मजहबी तौर पर और इलाकाई तौर पर क्या है। किसी ने नहीं पूछा कि लियाकत अली खान महाजर है या मकामी है, कायद आज़म शिया हैं, कायद आज़म सुन्नी है। ये पाकिस्तान के नज़रिए की तौहीन है, उसकी तरदीद है, उसकी तकज़ीब है कि आज पंजाब से कोई बात होती है तो सिंध से उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है, सिंध से कोई बात होती है तो बलूचिस्तान में उसके खिलाफ आवाज़ उठती है, KPK से जिसका KPK नाम रखा है वहाँ पे कोई बात होती है तो उसकी मुखालफत सिंध से शुरू हो जाती है। ये जो सोच है ना, ये सबसे बड़ी ख़तरनाक सोच है। पहले बिल्कुल ये तय करना चाहिए कि कौन सी चीज़ कौमी मफाद में है और कौन सी चीज़ कौमी मफाद में नहीं। अगर कालाबाग डैम बुरा है, पूरे पाकिस्तान के लिए बुरा है, अच्छा है तो पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा है। जहाँ तक डाउन स्ट्रीमिंग पानी की रफ्तार कम होने का सवाल है, पानी की नीचे तकसीम कम होने का सवाल है, उसके लिए भी हल ढूंढा जा सकता है, हल ढूंढना चाहिए। अगर एक कालाबाग डैम की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम ये कहें कि सिर्फ एक कालाबाग डैम बनाने से सब मसाइल हल हो जाएंगे। चलिए कालाबाग डैम के ऊपर अगर इतना इख्तलाफ है तो आप किसी और डैम को, जिस तरह मोहम्मद डैम है, बादशाह डैम है, यही नहीं इसके अलावा भी इनके अगर ये आपने शेल्फ देखें तो उसमें और डैम्स की भी कई प्रोजेक्ट बने हैं
खुद के PTI की गवर्नमेंट के जो शुरू का दौर था उसमें कह रहे थे कि हम 350 डैम बनाएंगे, और पंजाब में भी इस तरह की बातें होती रहीं। तो ये क्यों नहीं डैम उस वक्त बने? लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा नंबर 1 मसला डैम इस वक्त नहीं है, इस वक्त सैलाब है। वो सैलाब जिसके लिए आपने शुरू में कहा कि अभी पंजाब से ये सिंध जा रहा है, नहीं, अभी पंजाब में भी और आ रहा है। अभी जो कल रात इतला पाकिस्तान को मिली है उसके मुताबिक अगले जो वेव आ रही है पानी की, अगली जो लहर आ रही है वो आज रात या कल किसी वक्त पंजाब में या पाकिस्तान में दाखिल होगी। तो इस लिहाज से इस वक्त फौरी तौर पर ज़रूरत इस बात की है कि हम ये जो सैलाब की जो एक आफत नाजिल हो रही है, हम इसको किस तरह डील करें। अब आप देखिए, जब मैं आफत की बात करता हूँ तो मुझे याद आता है कि अभी परसों की रात की बात है कि कल की रात की बात है कि पाकिस्तान में खौफनाक ज़लज़ला आया है। उसके किसी ने जिक्र नहीं किया कि भाई ये आफत जो हैं ये क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? अल्लाह ताला की नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए हम नहीं सोचते। हम ये आज भी पाकिस्तान में ज़लज़ला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अब से थोड़ी देर पहले। तो अर्ज़ ये है कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं, एक तरफ तो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और दूसरा पाकिस्तान के बारे में बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत पंजाबी नहीं, बहसियत सिंधी नहीं, बहसियत बलोच नहीं, बहसियत पख्तून नहीं, पाकिस्तानी भर के सोचना चाहिए। और ये कालाबाग डैम की जहाँ तक बात है ये बड़ी साले जाफर साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। एक तो सायरा साहिबा पूछ रही थी कि तीसरा शोशा पता नहीं कौन सा आना है, वो तीसरा शोशा आ गया, वो हम आपको बताते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हिकमत अमली लेकर चल रही है, क्या वो हुकूमत पर दबाव बढ़ाने में कामयाब होंगे या नहीं, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, और गुज़श्ता सेगमेंट में सायरा बानो साहिबा ने कहा कि 2 शोशे तो ये आ गए, तीसरा शोशा पता नहीं कौन सा आएगा। एक उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम का शोशा है, दूसरा जो है वो 12 सूबों का शोशा था। तो तीसरा शोशा जो है वो इस वक्त ये है कि मुस्लिम लीग नून ने और उसके वुज़रा ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़ी बयानबाजी शुरू कर दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने, पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के फ्लोर पर किसी बिजनेस टाइकून का तस्करा किया था, और फिर पंजाब हुकूमत को बल्दियाती महकमे मजबूत ना होने के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया था। सुने ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था। इस किस्म के लोग जब जेड के बी जैसे लोग जो आते हैं, आप उनको बड़ा पुराना जानते हैं जनाब स्पीकर। मैं उनकी एक और भी वारदात थी, वो उसकी ऑफर मुझे भी हुई थी जब मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर था। ये लोग खरीदते हैं हमें, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। व्हाई दे आर देयर इन द अपर हाउस? पॉपुलर सपोर्ट है उनकी, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, कोई पोलिटिकल स्ट्रगल है उनकी। आप जरा पीछे जाएं, 25-30 साल पीछे जाएं, आपको पता लगेगा ये कहां से आए। आप जब इस किस्म के पोलिटिकल एडवेंचरर्स जो हैं उनको अपने सिस्टम में लेके आएंगे तो फिर वो इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह ZKP ने सियालकोट को ट्रीट किया। जनाबे वाला, मैंने जो भी मेरे ज़हन में चीजें बॉदर करती थी, बल्दियाती इंतखाबात की बात की है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जिन ZKB की बात कर रहे हैं उनका जो सबसे अहम इंट्रोडक्शन है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया था। उन्होंने कौम को बताया था कि बड़े नेक आदमी हैं, मोटरवे बना रहे हैं, बल्कि उनको कहा कि आप अपनी नशिस्त से खड़े हो जाएं, लोगों को अपना चेहरा दिखाएं। लेकिन आज फिर कौमी असम्बली में एक और इंतहाई अहम वज़ीर यानी हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब दिया है। सुनिए। कि हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निजाम को हाइब्रिड निजाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। ये बातें अपोजिशन वाली हुकूमती बेंचों में जेब नहीं देती। मैंने कभी नहीं सुना कि मैं रावलपिंडी की बात ये करूं कि रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट है और मैं उसका जिम्मेदार नहीं। ये कैसे मुमकिन है? मैं यहाँ पे आके खड़ा होके कहूँ देखें जी वो तो तबाही होगी जी, बर्बादी होगी जी। हर किसी को वायरल होने का शौक है। वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और खुदा का खौफ करें और अल्लाह से डरें कहीं वो ना वायरल हो जाए। वो वायरल होगी तो फिर क्या होगा? साले जाफर साहब, वो वायरल हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा, खुदा का खौफ करें। अब ये PTI ने बाइकआउट किया हुआ है, वो मौजूद नहीं है, तो क्या नून लीग ने कहा कि हम बस एक दूसरे के खिलाफ ही कोई ना कोई हलचल रहनी चाहिए? दरअसल वो वायरल हो जाए ये है राजो न्याज की बात। ये तो हनीफ अब्बासी साहब से आप पूछे कि वो क्या है, वो ज़रूर उनको बताना चाहिए। कौमी असम्बली में खड़े होकर
पहेलियाँ क्यों लोगों से बुझवाते हैं, वो बताएं कि वो क्या है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि हनीफ अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू की है, ये अभी समझना बहुत मुश्किल है कि वो पंजाब की उस हुकूमत को डिफेंड कर रहे थे जिसने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं कराए, या जिसने उनके कहने के मुताबिक वो इक़दाम नहीं किए जिनकी फरमाइश ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे थे, या फिर उस ठेकेदार का वो दिफा कर रहे थे जिसने मोटरवे बनाई है और जिसका एक गुप्त नाम ख्वाजा आसिफ साहब ने लिया। और ख्वाजा मामला आसिफ कुछ ADCR वाला तो नहीं है वो जो? बिल्कुल बिल्कुल वही है, आप सही कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, आप बड़े इसमें वो ना बने, लेकिन गुजारिश ये है कि ख्वाजा आसिफ को भी तो बताना चाहिए ना, खुल के बात करें। और जब अगर उनका इस हुकूमत से इख्तलाफ है, इस हुकूमत के किसी बड़े हिस्से से इख्तलाफ है, तो वो उसका नाम लें। ये जो है कि पानी आ गया है और पानी इस वजह से आया है और पानी उस वजह से नहीं आना चाहिए था, लोकल बॉडीज़ नहीं बनी, खेतों में, दरियाओं में, नालों में घर बने, ये सब वो बातें हैं जो सब सारी दुनिया को पता है कि ये जो तबाही है इसका एक असबाब में से एक बड़ा सबब ये है कि हमने दरियाओं के खुश्क हिस्सों को बेच दिया, जिसके नतीजे में रुकावटें खड़ी हो गई। स्वात में भी हमने इससे पहले देखा। तो ख्वाजा साहब को बजाय इसके कि इस पर ज़ोर बयान सर्व करें, बजाय इसके कि वो ये कहें कि इस हुकूमत की नाकामी है, को रास्ता बताएं। वो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, अगर वो मुल्क के वज़ीर दिफा ना होते तो इस तरह की तकरीर उन्हें शायद वो कर अपोजिशन वाला काम रहे हैं। मंदोखेल साहब, PTI जो है उसने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए अडयाला जेल से ऑर्डर आया और अब तक तकरीबन 47 जो हैं उनके अरकान वो कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें दावत दी कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बने। और दूसरी सोच हुकूमत में ये है कि ठीक है, आप बेशक कायमा कमेटियों से जाएं, बेशक आप अपनी पूरी नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो जाएं, हमें तो सूट करता है, हम इलेक्शन करवाएंगे, आप उसका भी बायकॉट करें। तो क्या इस निज़ाम को, इस हुकूमत को कि एक ऐसा पार्लियामेंट मौजूद हो जिस पार्लियामेंट में सिर्फ हुकूमत ही मौजूद है, अपोजिशन वजूद नहीं रखती, क्या ये सूट करेगा? इहसान नकवी साहब, आपके सवाल के जवाब से पहले आपकी तीसरे शोशा पे मैं बात करना चाहूँगा। तीसरे शोशा पे आप करते हैं? अच्छा, पहले तो ये होता है ना, ये ZKB जो कंपनी है, इसका मालिक सेनेटर है इस वक्त, ठीक है। किसने बनाया, कौन सी पार्टी ने बनाया, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है जी। किसके पार्टनर है वो, सारे काम इनको क्यों मिल रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। फिर उसके बाद ये हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ की जो बात है, ये कहीं वो शेख रशीद वाली नून शीन वाली बात तो नहीं हो रही है कि ये नून है ये शीन है। और ख्वाजा आसिफ जितना सादा बनते हैं, ये वो शख्स है, मेरे और सायरा बानो साहिबा का तो सचो भी बात नहीं मानते हैं। और वो इलेक्शन वाले दिन रात 12 बजे जनरल बाजवा को फोन करते हैं, मेरे रिजल्ट जो है ना वो सही कर दो, सुबह वो जीत जाता है। और पिछले 25 साल से वो MNA आ रहे हैं, और 25 साल से MNA होते हुए एक ADCR इसकी मर्जी के बगैर क्या एक चपरासी भी नहीं लग सकता है। ADCR के अकाउंट से जो अरबों रुपए निकले वो तो उनके जो अपने हिस्से का पैसे जो काटे 5%, 10%, जो 90% दिए वो किसको दिए है? वो जरा दो जूते पड़ जाए, वो खुद बता देंगे कि वो ख्वाजा आसिफ को कितने दिए, बाकी कितने दिए, ये सारी चीजें। लेकिन सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ जिस तरह बातें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा अपना टेस्ट कराना चाहिए। ये जो बेगी बातें कर रहे हैं, शायद उम्र के आखिरी तकाजा है, या ये वो जो नून और शीन का जो ना वो एक तड़ा वो अलग होना चाहिए, उसके देखना चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक अजीब ड्रामा है, और शायद वो सारे बानों की बकौले की तीसरा शोचा जो ना वो शायद लोगों को एंगेज करने के लिए, टॉक शो का जीनत बनाने के लिए। बाकी जो आपने PTI की बात की है, PTI का यकीनन मैं ये कहूँगा कि फिर ये इमरान खान साहब वही गलती करे जो माजी में उन्होंने की है। आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर के बाद जो होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है। PTI वाले कहते हैं हुकूमत चोर है, पीपल्स पार्टी चोर है, नून लीग चोर है, फलां चोर है। तो बाबा ये तो आपके पास मौका, इतनी तकड़ी कमेटी है, सारा बानू साहब जानती है इस कमेटी के बारे में, मैं भी और दोनों हम पिछले असम्बली के हिस्सा रहे। तो ये इतनी ताकतवर है कि पूरे पाकिस्तान को एहतसाब कर सकते हैं। उससे दस्तबरदार हो रहे हैं, कमेटियों से दस्तबरदार। अच्छा, अब सारी कमेटियों से दस्तबरदार हो के ये असम्बली में करेंगे क्या? असम्बली में है कुछ क्या? यानी अगर आप कमेटी का हिस्सा नहीं हो, आप कमेटी में कानून साजी, मुखालफत, हिमायत कर नहीं सकते हो,
तो असेंबली में तो एक आप तकरीर करेंगे, उसके लिए कोई स्पीकर पाबंद भी नहीं है कि आपको जवाब दे, तो ये करेंगे क्या पीटीआई वाले? मैं कहता हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो तो असेंबली का भी कार्रवाई का बायकॉट करके गेट नंबर 1 के सामने उसके बाहर जो है वो अपना इजलास लगाने लगे। तो आप ये चौथा शोषा जो है ना, ये कब तक करते रहेंगे? ये शोषे कब तक छोड़ते रहेंगे? इससे आवाम बेवकूफ नहीं बन रही। 12 साल आपकी पुख्तनख्वा में हुकूमत है, आपने वहाँ क्या किया है? सर ये तो वो राइट है ना जो आपने भी एक्सरसाइज किया था। चौधरी एतजाज अहसन आपकी तरफ से लीडर थे और आपने जो सेनेट का इजलास है वो हम खुद कवर करते थे, जो आप इजलास बाहर लगाते थे। अब पार्लियामेंटेरियंस करते हैं ना अपना एहतजाज। तो ठीक है ना, मैं तो आप चौधरी निसार को बुलाने में नाकाम हुए थे, पूरी कहानी ये थी। यही नून लीग की हुकूमत थी। चौधरी निसार लिफ्ट नहीं करवाते थे, आते नहीं थे सेनेट में। देखिए वो तो 40 दिन के बाद तो वैसे उसको खत्म होना चाहिए। उनकी सर पे किसका आता वो आप सब जानते हैं, छोड़िए उस बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई जो है ना, पीटीआई की सियासत जो है ना, वो एक दड़े तक महदूद अब नहीं रही है, वो 5-7 दड़ों तक बटी हुई है। इसी वजह से कभी वो नवाज कोकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, कभी महमूद खान चकजी के सर पे हाथ रखते हैं। तो ये सारी चीजें तो अब दुनिया के सामने एक वाजे हो गई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई एक मरतबा फिर गलती कर रही है और ये गलती उनको बहुत महंगा पड़ेगा। माजी में तो फिर भी ये मुतहद थे इनके लोग, अब तो अवाम भी शायद उनका साथ दें कि 12 साल में आपने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, नवा अमन अमान है, नवा रोजगार है, नवा तरीक़ाती काम है, नवा इलाज है। इलाज के लिए वो कराची आते या लाहौर जाते पुख्तनख्वा के अवाम, तो आखिर ये कब तक? तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा ख्याल में आखिरी सांसें ले रहे हैं इनकी सियासत भी। सही। सायरा बानो साहिबा, कैसी होगी वो पार्लियामेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होगी, अपोजिशन का नामो निशान ना होगा? कैसी होगी? ऐसे जैसे होती भी आती है, जैसे पहले भी थी। जब पहले भी जो वो अपोजिशन थी, कितने मसाइल के ऊपर मुझे पता है कि आपस में गुफ्तगू होती होगी कि ठीक है हम वॉकआउट कर लेंगे। तो जो वॉकआउट होती है वो फेस अपोजिशन का वो जो क्या कहते हैं फेस सेविंग होती थी। तो यही सारा कुछ तो होता आया है जब से होश संभाला या थोड़ा आसपास पता चला, तो यही सारी चीजें तो देखने में मिली हैं। उससे पहले मैं इस पे आती हूँ, आपने एक बात की तो मैं हंस रही थी तीसरे शोशे पे। आपने कहा कि उन्होंने पहले वो नाम लिया एक बिजनेस टाइकून का, उसका नाम नहीं लिया। और तो एक जो सेक्रेटरी थे पंजाब के, उनके लिए भी टीके 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 करते होते थे, नाम नहीं लेते थे कि उस बंदे का नाम ताहिर खुर्शीद है। और मंदो खेल साहब ने सही बोला कि आपने कहा ना अपोजिशन हुकूमत आपस में लड़ पड़ी। आप कहें नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ के कारकुन आपस में लड़ पड़े। तो अब वही वाली बात है कि जो असल मुद्दा है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये तमाम चीजें होती हैं। तो ये सोचना चाहिए ना फिर सियासतदानों को कि आपने वही बात जो उन्होंने कही कि रातों को फोन करके जनरल बाजवा साहब से कॉल करके इक्तदार तो हासिल कर लिया, फिर 2024 में फॉर्म 47 पर आ भी गए, लेकिन अंदर से वो कहते हैं ना ज़मीर मुतमईन नहीं है कि ये कैसे हम सिर्फ नाम के असेंबली में बैठे हुए और जो पावर है वो किसी और के हाथ में है। तो अब सारा मसला ये है। और जो आपने तीसरा शोशा कहा है ना, वो तीसरा शोशा ये भी नहीं है कि तमाम हालात जो एक तरफ जा रहे हैं, वो जो एक शख्स जो बहुत रगे जान से भी अजीज है, मे बी वो अभी सुना है कि क्या पता वो वजारत क्या कहते हो, वजारत उस्मा होती है। जी उस्मा ही होती है ये पीएम ना। जी शबाना रोज मेहनत तो करते हैं। पता नहीं जी, तो अब पता नहीं अब ये क्या पता वो किसी और के सर पे ये ताज रख दिया जाए या ये सारा कुछ हो। और बाकी the matter is done and dusted। पगारा की एक अब तो नहीं खत्म नहीं हो गया ये मामला? नहीं ये मामले ऐसे वाले मामले कभी होते नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिस वक्त कोई मसला धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी हुई हो। तो आपने तो देखा हमने 2.5 साल में कि कैसे मतलब वो है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही उनको मैं पीसीबी चेयरमैन बोलूं या आप वजीर। अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने वजीर खारजा की भी ड्यूटी संभाली हुई थी, पिछले दिनों वो किसी से मुलाकात कर रहे थे। तो हमारे पीर साहब ने बहुत पहले की इनकी प्रेडिक्शन थी कि एक वक्त आएगा अपोजिशन ढूंढने से नहीं मिलेगी। अब आप मंदू खेल साहब की पार्टी को देखें, वैसे तो ये दिल में कहते हैं कि हम अपोजिशन है, लेकिन वही बात है तमाम आईनी ओहदे भी उनके पास हैं। फिर चंद साहब आके बताते हैं कि ये हमारी जबरदस्ती की शादी है। भाई जबरदस्ती की शादी है तो तोड़े इसको, किसने कहा है? पूरी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करनी है।
इस जबरदस्ती की शादी की पीछे, और जो वादे हुए वो भी नहीं पूरे हुए कि वो वादे सारे वो हों। तो इस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये जा किस तरफ रही है। बाकी जो पीटीआई ने जो फैसला किया है, अगर ये उसी 8 फरवरी 2024 में इस किस्म का फैसला करती तो उसका इम्पैक्ट दूसरा पड़ना जरूरी था। तो नहीं है ना लेकिन अब कि बात लव मैरिज में ही मामलात ठीक रहें। अरेंज मैरिज में भी कुछ वक्त के बाद प्यार हो जाता है, तो पीपल्स पार्टी को हो जाएगा नून लीग से प्यार, इसमें ऐसा क्या मसला है? नहीं, कहाँ से होगा? अभी तो सिर्फ निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई। जो जहेज की लिस्ट दी थी इन्होंने वो भी नहीं पूरी उनको दी। उनको गाड़ी चाहिए थी चलाने के लिए, और ये अभी सूबा दे के कह रहे हैं बाइक पे गुजारा करो। ऐसे थोड़ी होता है। हमारी सिंध की पार्टी के साथ ऐसे थोड़ी। उन्होंने कितनी मेहनत की है, 26वीं तरमीम में उन्होंने ब्रूट मेजोरिटी के लिए कितना काम किया है, रातों को जागे। मौलाना फजल रहमान साहब के घर कितने गए हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि सिर्फ आपने वो मंदोखेल तमगा साहब दे दिया कि भाई आपने बेहतरीन सिफारत करी। मंदोखेल साहब, ये रेफरेंस है लास्ट वीक मेरे शो में नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था कि हमारी तो जबरदस्ती की शादी है, कोई लव मैरिज नहीं है। देखिए, मैं इस सियासत को मैं इस तरफ तो नहीं ले जा रहा हूँ। मेरी बहन इस हवाले से टिकटॉक के बड़े इसकी पॉपुलर होते हैं। मैं ये कहूँगा कि देखिए, नून लीग के साथ पिछली हुकूमत भी मेरी बहन सायरा जो अदना उसकी तस्दीक करेगी, मैंने हमेशा नून लीग के खिलाफ बोला है, और यहाँ तक के खिलाफ बोला है कि वो जाके मेरी क़यादत से शिकायत की कि ये बंदा हर वक्त। भाई मैंने कहा बात ये होता है नून लीग से ना हमारी सोच मिलती है, ना हमारा सियासत मिलता है, ना हमारा नजरिया मिलता है, ना हमारा कुछ भी इनके साथ नहीं मिलता है। वो चंद साहब की बात में वजन है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब नून लीग ने जो है ना वो अपना जो नंबर थे वो पूरे कर दिए। इससे पहले कि वो पीपल्स पार्टी को अलग कर दे, पीपल्स पार्टी को खुद अपोजिशन का जो है ना वो सीट संभालना चाहिए, और आजकल अपोजिशन लीडर का सीट खाली भी है। सही। साले जाफिर साहब, आपने तो बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक पहले भी इत्तेहाद बनाया था। पहला बजट 2008 की हुकूमत का इसहाक डार साहब ने दिया था। तो अभी ये जो शादी है इसके कितने रोशन इम्कानात हैं? पहली बात तो मैं कादर मंदोखेल साहब को ये कहूँगा कि आप अगर अपनी ही पार्टी के साथ इतने मुत्तफिक नहीं हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठना चाहिए, और उनका इतना ही शदीद इख्तलाफ है, इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इनको पहले पीपल्स पार्टी से अपना रास्ता जुदा करना चाहिए, या फिर अपनी पार्टी की लीडरशिप को कन्विंस करें कि वो इनसे अलग हो जाए। देखिए, ये बात कि आप तो इख्तिदार के हिस्सेदार भी हैं, और आप इख्तिदार के जो लोग फाइज हैं उनके साथ चुटकियां भी बरते हैं। ऐसे ना करें। ये जो बात है ना, ये एक टिकट में दो मजे ना लें आप। लेकिन मेरी गुजारिश है कि असेंबली में काबीना में मौजूद थी, पीपल्स पार्टी में मुखालफत करा था। गुजारिश है कि ये बातें माजी की। आप इख्तिलाफ कर सकते हो। कभी कोई ऐसा इशू आया है आपकी कोalition में अब और इससे पहले कि आपने उस इशू को सामने रख कर कहा हो कि हम इख्तिदार से बाहर जा रहे हैं, हम इस कोalition को छोड़ रहे हैं? नहीं, ये जनाब आपको मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये ना तो मजबूरी की शादी है, ना मोहब्बत की शादी है। ये शादी इख्तिदार की शादी है कि मेरा इख्तिदार मेरे घर में महफूज रहे, आपका इख्तिदार आपके घर में महफूज रहे, और हमें बचाएं उस आफत से, उस अजियत से जो तहरीक इंसाफ की शक्ल में हम सब के लिए बाइस आज़ार है। ये है बात सियासत की। मुझे ब्रेक पर जाना है। इसको देखिए, मेरा जुमला मुकम्मल नहीं होने देते आपकी। नहीं, आपके इस जुमले को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो कहते हैं कि वंड खाओ तो खंड खाओ, कि आप सिंध में और हम यहाँ पर बड़े बेहतरीन अंदाज में करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहिबा, कादिर मंदोखेल साहब और साले जाफिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे फवाद चौधरी साहब, और तहरीक इंसाफ जो कुछ कर रही है बात होगी उस मामले पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, उनको सियासी खेल से रेड कार्ड दिखाकर बाहर किया गया है, और तहरीक इंसाफ की टीम कप्तान के बगैर खेल रही है। जिम्मेदारियां हैं इस वक्त अली अमीन गंडापुर के हाथ में। इमरान खान ने अडयाला जेल से कहा था कि 5 अगस्त को तहरीक को पीक पर ले जाएं, और अली अमीन गंडापुर साहब ने उस वक्त कहा कि नहीं, 90 दिन की डेडलाइन है और 90 दिन बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने सियासत इस मुल्क में करनी है
या नहीं करनी? गुज़श्ता रोज़ उनसे उनकी इस 90 डे डेडलाइन के बारे में जब सवाल हुआ, क्या उन्होंने जवाब दिया, देखिए। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई, देखिए दो तरह की इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं दो हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, आइन ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। तो बाकी खान साहब जंग लड़ रहे हैं, कौम की जंग लड़ रहे हैं, और जो हालात हैं आपके सामने हैं, और बस यही है कि हम तो खड़े हैं अपने नजरिए के साथ उस वक्त तक जब तक हमें अपना मकसद हासिल नहीं होता। फवाद चौधरी साहब, ये एक अनपॉपुलर बात थी जब आपने कहना शुरू की कि इन तिलों में तेल नहीं है और ये बंद गली में ले जाएंगे। अभी जो गंडापुर साहब की आपने बात सुनी है, मामला कहाँ पहुंचा है? पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, और क्या। देखिए, मैं तो आपके प्रोग्राम में भी और हर जगह मैंने बड़ी दफा ये बात की थी कि स्टांस तो बहुत बड़ा है इमरान खान का, लेकिन स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं है। और अब अली अमीन ने ये कहा है कि जी बात ये है कि मुल्क में आइन कानून तो है नहीं, ठीक है, वो बात उनकी सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी बाकी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान ने अपना मामला जो है वो खुद ही हल करना है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई इख्तियार है नहीं। एक्चुअली आई थिंक एक तो फ्रस्ट्रेशन है, अली अमीन ने पहले जो एक दो दफा कोशिश की, उन्होंने जो सजेशंस दी वो खान साहब ने वीटो कर दी। एक तो उन्हें ये है कि जी फिर जब मेरी को बात माननी नहीं है तो मैं क्या करूं, और दूसरा ये है कि इस वक्त जो इशू है मेरे नज़र के अंदर वो यही है कि एक केपी गवर्नमेंट से जो उम्मीदें थी, और जिस तरह से खान साहब ने जब ये अली अमीन को चुना था और ख्याल था कि ये इमरान खान को बाहर लाने के लिए कोई इक़दाम करेंगे, बट फ्रेंकली वो चीज़ जो है वहाँ पे हो नहीं सकी। और उसकी जो उसकी अपनी एक आई मीन इम्प्लीकेशंस हैं, चीज़ें हैं, अलाइंसेस बनाने हैं, आइडियाज़ हैं, दे आर शॉर्ट ऑफ आइडियाज़, दे आर शॉर्ट ऑफ आई वुड से के चीज़ों के। तो अब यही हो सकता था। नहीं तो अब क्या इससे अब और क्या हो सकता? अली अमीन गंडापुर अगर डिलीवर नहीं कर रहे, इमरान खान अपनी पार्टी में बड़े आराम से कोई भी फैसला ले सकते हैं। अगर वो गंडापुर साहब को चाहें तो वो उनको हटा नहीं सकते, आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, तहरीके इंसाफ का अब भी अगर मैं तहरीके इंसाफ में या इमरान खान को मशवरा दे रहा हूँ, तो मैं उनसे, मेरा मशवरा भी यही होगा कि मौलाना फजलुर रहमान से अलायंस करें। आप अली अमीन को अगर हटाना भी चाहते हैं, नया चीफ मिनिस्टर लाना चाहते हैं, आप मौलाना फजलुर रहमान की हमायत के बगैर नहीं ला सकेंगे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत जो है वो आपके खिलाफ है। और जब एक बड़ा कंसेंसस जब तक नहीं होगा, आप नया आदमी नहीं ला सकते, और वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा अगर इस तरह का कोई फैसला किया जाता है। अच्छा। और अभी भी चीफ मिनिस्टर हटाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि अपोजिशन अलायंस आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मैं तो खान साहब को पिछली दफा जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई ये पाबंदियां लगने से पहले, मैंने तो उन्हें कहा था सर कि आप खुद देख लें, आप 2 साल से जेल में हैं इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, और ये जो टीम है इसका आपने फैसला ये नहीं करना कि आपने इनको हटाना है या रखना है, आपने ये फैसला करना है कि आपने कितनी देर और जेल में रहना चाहते हैं। अच्छा। इस टीम में तो कोई कैपेसिटी नहीं है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तदबीर कर सके, कुछ कर सके, सवाए वहां पे कि ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, इसको भी हटा दें, उसको भी हटा दें। यानी आप ये समझते हैं कि स्टैंस यही रखते हुए, क्योंकि हुकूमत के लोग, आप राना सनाउल्लाह को सुन लें, दीगर लोगों को, वो तो ये कहते हैं कि खान साहब के हाथ में है, वो अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर लें, कोई नरमी ला लें, उन्होंने खुद फैसला करना है उन्होंने जेल से बाहर आना है या नहीं। लेकिन आप समझते हैं कि यही मौक़िफ़ रखते हुए अगर सिर्फ हिकमत अमली तब्दील कर लें और टीम में कुछ रीशफल कर लें तो भी ये मुमकिन है कि वो बाहर आ जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने अपने स्टांस में तब्दीली नहीं करनी। जितना मैं उनको जानता हूँ, ज़ाहिर है मेरे 8-10 साल दिन रात इमरान खान के साथ गुजरे हैं, और मैं उनकी तबीयत को भी समझता हूँ। उन्हें धौंस धांधली के साथ, ज़बरदस्ती, अगर आप कहें कि उनसे कोई अपनी बात स्टांस पे वो तब्दीली ले आएंगे, वो नहीं लाएंगे। उनको आप जो मर्जी आप कहना चाहें, जो उनके मुखालिफ हैं वो कहेंगे कि बड़े स्टबर्न हैं
और मैं समझता हूँ कि वो बड़े अकीदे वाले आदमी हैं और उन्होंने नहीं बदलना। अब इशू ये है कि आप और इस टास्क के साथ जो अभी चल रहा है उसमें आपने बातचीत करनी है, पॉलिसी बनानी है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में अंदर ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर की एस्टेब्लिशमेंट भी अभी जो है वो पीटीआई क्रैक नहीं कर सकी। So it's not about the Pakistan's establishment only. The fact is that international establishment जो पाकिस्तान में रवायती तौर के ऊपर 76 सालों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती रही है, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है और पीटीआई उसको भी क्रैक जो है वो नहीं कर सकी। इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स है उसमें वो अपोजिशन अलायंस जो है वो नहीं बना सकी। ये मेरे ख्याल में जो दो, अगर मुझे आप कहें कि सबसे जो बड़े नाकामियां हैं पीटीआई की, वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को मैनेज ना कर पाना और लोकल अपोजिशन अलायंस मैनेज ना कर पाना, ये दो सबसे बड़ी नाकामी। सही, ठीक है। अब जाहिर है कि आप साथ हैं तो इसका ये भी फ़ायदा उठा लेते हैं। आपने कहा कि आप ने खान साहब को बड़ी करीब से देखा है और आप यू वर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर्स जब उनकी काबीना थी। अभी ये जो रूडा वाले मामले के ऊपर, अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर, सैलाब के मामले पर, ये तमाम ये जो मामलात चल रहे हैं और उसमें एक ब्लेम गेम चल रहा है। वो कह रहे हैं कि नून लीग ने जो है वो 2024 में उनकी हुकूमत आने के बाद एनओसी मिला था। अब रूडा तो खान साहब ने बनाई थी, उनके वीडियो बयानात भी मौजूद हैं। एक तो बताएं कि क्या उस वक्त किसी ने पंजाब हुकूमत में या वफाकी हुकूमत में इस प्रोजेक्ट से पैसा बनाया, आपके ख्याल में, आपकी नज़र में, आपके इल्म में हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अहमकाना बहस है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में दरियाओं के किनारे पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। रूडा का जो असल फेलियर है वो ये है कि आपने जो डेवलपमेंट, जो मैं समझता हूँ कि जो कई और हाउसिंग सोसाइटीज़ ने किया होगा, कि करना ये था कि दोनों साइडों के ऊपर बंद बनाने थे और उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो होनी थी। आपने वो बंद बनाने का बंद नहीं बनाए और आपने जो पोजेशन है लोगों को दे दी। मेन गलती तो ये हुई है। बाकी तो देखिए, जो स्कीम है रूडा की है या जो अंदर लाहौर के अंदर जो सीबीडी बन रहा है या इस्लामाबाद में जो नया ब्लू एरिया बना है, ये सारे इमरान खान के प्रोजेक्ट्स हैं और ये बहुत कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान खान लेकिन दरिया के किनारे, चौधरी साहब, दरिया के किनारे हाउसिंग सोसाइटी होना और दरिया के अंदर हाउसिंग सोसाइटी होना, ये बड़ा फ़र्क है। नहीं, कोई दरिया के अंदर नहीं है। जो रावी का दरिया है वो तो एक वक्त में जो है वो तो फिर आप देखें वो शाही किले के साथ बहता था। तो क्या अब इसका मतलब ये है कि वो दरिया के अंदर बन गया है वो अपना जो सारा इलाका है? तो लाहौर पूरा फिर इस तरह तो दरिया के अंदर ही बन गया ना। ऐसे नहीं होता। आपने प्लानिंग करके वहां पे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी। इमरान खान ने कहा उसको लीगल जो तरीके से बनने चाहिए, प्लानिंग से बननी चाहिए। आई मस्ट से ये जो इमरान अमीन है, मैं इन पे भी बड़ा हैरान हूँ कि इन्होंने रूडा की पोजीशन एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है। फिर पंजाब हुकूमत जो है उसकी भी बड़ी नाकामी है। और आई डोंट नो कि वो इसके ऊपर जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट आई नो कि ये जो प्रोजेक्ट था, चूंकि इसके ऊपर रोज ही मीटिंग लेते थे खान साहब अपने हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर और ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनके ऊपर, तो मुझे अच्छी तरह पता है एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी। अगर इसके ऊपर अमल दरामद में खामियां रह गई हैं तो वो फिर ज़ाहिर है मौजूदा लोग बेहतर बता सकते हैं। बट आई थिंक कोई कमेंट एज वेल ऑन पंजाब हुकूमत का जो रिस्पांस है फ्लड पर, फ्लड की सिचुएशन के ऊपर, हाउ डू यू सी दैट? मैंने कल भी कहा था कि पंजाब जो है वो टखनों तक डूबा हुआ है और मिसमैनेजमेंट में जो है वो कमर तक डूबा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आती कि आखिर जो मरियम बीबी की ऑब्सेशन है विद पब्लिसिटी, उनकी जो ऑब्सेशन है तस्वीरें लगाने की, ये कहाँ से आ गई है? और हर बात के ऊपर जो है वो उनका यही होता है कि तस्वीरें लगें और ये हो वो हो। इट्स टेरिबल। और देखिए, इसीलिए प्रॉब्लम है, जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, आप 2001 का लॉ बना के प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड नहीं करते हैं, ये जो मिसमैनेजमेंट है ये तो हल नहीं होनी। आप कैसे, मसलन आप मुझे बताइए ना कि लाहौर में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर, उसको क्या पता है मुजफ्फर
मुजफ्फरगढ़ के किसी इलाके में, गांव में जो है वो क्या जरूरत है? जब तक आप मुकामी हुकूमतें मजबूत नहीं करते, उनको फंड्स नहीं देते, आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इट हैज टू गो टू टाउन्स, तहसीलों को जानी चाहिए, आप डिस्ट्रिक्ट्स में, और ऊपर से आप नहीं प्रिवेंशन इस जाती तशहीर वाले मामले पर गुज़श्ता रोज़ अज़मा बुखारी साहिबा ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जो खान साहब के दौर के, आप लोगों के दौर की हैं, जिसमें जी ये तो बिल्कुल ही है, मकाना बात है। इमरान खान के दौर में तो एक भी तस्वीर नहीं लगी। सबसे बड़ी हमारी कैंपेन थी, आपको याद होगा, सेहत कार्ड की, उसके ऊपर एक तस्वीर इमरान खान की नहीं है, और कहीं पे अगर किसी जगह पे इमरान खान की तस्वीर को आदमी खुद भी लगा देता था तो वो तो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस पे मेरी तस्वीर होनी चाहिए या मेरे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक भी हमारी जो कैंपेन है, आप मुझे बता दीजिए, सरकारी कैंपेन, आई वाज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड आई कैन वाउच फॉर दैट, कि एक भी कैंपेन में कभी इमरान खान ने तस्वीर जो है वो नहीं लगाई, बल्कि हम तो एक्चुअली जो हमसे मीडिया नाराज ही हो गया, हम तो इश्तिहार ही खत्म करूँ थे, वो तो बस ऐसे ही बच गए। हालांकि मेरे ख्याल में खत्म कर देने चाहिए थे, हमें मीडिया को इश्तिहार देने की जरूरत ही नहीं थी। लास्टली, क्राइसिस जो है वो या लीडर बनाता है या लीडर को तबाह कर देता है। पंजाब में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इस वक्त, सैलाब का। मरीम नवाज साहिबा की पहली इनिंग है, क्या वो एक बड़ी लीडर बन अभी तक जो देखा है आपने, वो लीडर बन के उभरेंगी या तबाह? देखिए, सच्ची बात यह है कि जिस तरह से मैंने आपको कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट चीफ मिनिस्टर लाहौर में बैठ के, कोयटा में बैठ के, पेशावर में बैठ के, कराची में बैठ के कर ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल, दिस इज बियॉन्ड कैपेसिटी। अब आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, उन्हें इतना पैसा उनके पास है, उनको समझ ही नहीं आती उन्होंने खर्च कैसे करना है, लिहाजा वो इंतहाई बेहुदा जो प्लानिंग है वो करते हैं, ना उनको समझ है ना कुछ है, और उसके नतीजे में आप अरबा रुपया जाया कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप देखें ना किस तरह से आपने पैसा गवादर के समंदर में फेंका है। पंजाब में आप देखें जो चीफ मिनिस्टर जिस तरह से खर्च, यानी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपए सिर्फ उनकी टिकटॉक तस्वीरों और इनके ऊपर लगा दिया है। मतलब मिसाल ऐसे दे रहा हूँ आपको कि जी वो कह रही है कि जी मैं क्रिसमस गई हूँ, क्रिसमस की पार्टी पे गई हैं, और अपने सेक्रेटरी से कहती हैं आप केक लाए हैं ना, वो आगे से कहते हैं जी मैडम 10,000 केक लाए हैं। कैन यू बिलीव दैट? आप क्या कोई जो डेमोक्रेटिक मुल्क है जिसमें पैसे की, और फिर अभी आप जापान का दौरा देख लें उनका। एक्चुअली एक तो सच्ची बात यह है कि चूंकि फॉर्म 47 से जब से हुकूमत आई है ना, दे आर कंटेम्पचुअस टुवर्ड्स पीपल। आप कामरान टेसोरी का बयान देख लें, आप उस्मा की जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो देख लें, ये समझते हैं कि लोगों की कोई हैसियत अहमियत नहीं है। और मैं तो इस पे भी हैरान हूँ, आखिरी पॉइंट सर, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनको मना नहीं कर रही कि किस तरीके से, जिस तरीके से एक तौहीन आमेज अवाम की तरफ रवैया है, कोई तो इनको समझाए कि भाई इस तरह से तो ना करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।